अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारी एक फेवरेट कविता है, आज आपको भी सुनाना चाहते हैं। कविता कुछ यूं है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, पुष्पा ने आंख मारी, रमेश बेहोश। ये डब्बे में डब्बा, ऐसी ही थी अलिफ लैला की कहानी। एक कहानी के भीतर सैकड़ों। मुख्य कहानी एक राजा शहरयार की, जिसने अपनी बेवफा बीवी को मरवाया और फिर गिरह बांध ली कि सारी औरतें बेवफा होती हैं। अब शहरयार हर रात शादी करता और सुबह होते ही दुल्हन को मरवा देता। फिर एक रोज वजीर की चालाक बिटिया शहराजेदू ने उससे शादी कर ली। अपनी जान बचाने के लिए वो हर रात सुल्तान को कहानियां सुनाती। उन्हीं 1001 रातों की कहानियां कहलाईं अरेबियन नाइट्स, जिसका सबसे मशहूर पात्र है चिराग वाला अलादीन। सदियों बाद इसी अलादीन की कहानी से निकला एक अंग्रेजी गाना। बच्चों के लिए लिखे गए इस गाने के बोल से प्रेरणा लेकर एक संगठन ने भी अपना नामकरण किया। लेकिन आज खबर आई है कि कनाडा ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया है। उसे उसी ग्रुप में डाला है जिसमें इस्लामिक स्टेट का नाम है। कौन सा है ये ग्रुप, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी है। शुरुआत होगी 1992 के सन से। इस बरस डिज्नी की एक फिल्म आई जिसका नाम था अलादीन। इसमें एक जगह अलादीन गाना गाकर अपनी मां को दिलासा देता है। कहता है, आई विल डू माई बेस्ट सिंस आई वॉज नॉट बॉर्न परफेक्ट लाइक डैड और यू मॉम, आई विल ट्राई हार्ड टू मेक यू प्राउड ऑफ योर बॉय। मतलब मैं एक दिन इतना बड़ा काम करूंगा कि मां तुम मुझ पर नाज करोगी। ये प्राउड ऑफ योर बॉय वाली लाइन याद रखिएगा क्योंकि इसका जिक्र आगे आएगा। अब इस प्लॉट को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अमेरिका में एक मीडिया ग्रुप है वाइस। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। उस वक्त ये सिर्फ एक मैगजीन की शक्ल में आता था। तब इसके को फाउंडर थे गेवन मकेनस। धुर दक्षिणपंथी विचारधारा थी इनकी। पश्चिमी सभ्यता को सर्वोच्च मानते थे, इस्लाम से नफरत करते थे, महिलाओं को अपने बराबर नहीं समझते थे और खुलकर कहते थे कि उन्हें गोरी चमड़ी वाले ही पसंद हैं। एक दफा साम्राज्यवाद के फायदे बताते हुए एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि हम गोरे लोगों ने दुनिया को कितनी नेमतें दी, ऐसे भी लोगों के लिए काम किया जो हमारे दिए तोहफों के लायक नहीं थे। मसलन भारत को देखिए, हमने उन्हें सड़कें दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और वो आज तक उन्हें टॉयलेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगली दफा जब ये लोग हमारे द्वारा गुलाम बनाए जाने का रोना रोएं तो उनसे कहिए यू आर वेलकम। इन पंक्तियों से आपने गेविन का चरित्र भांप लिया होगा। 2016 में इन्हीं जनाब को एक आइडिया आया। सोचा कि क्यों ना हम ख्यालों के लिए एक क्लब बनाऊं जहां वो शराब पिएं, आपस में कनेक्ट हों और दक्षिणपंथियों का दायरा बढ़ाएं। इसी मंशा से सितंबर 2016 में न्यूयॉर्क के भीतर गेविन ने एक फार राइट संगठन की बुनियाद रखी। अलादीन के उसी गाने से प्रेरित होकर इस संगठन का नाम रखा गया प्राउड बॉयज। इस प्राउड बॉयज के बनने की वजह थी ट्रंप मार्का पॉलिटिक्स। नवंबर 2016 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव होना था जिसमें रिपब्लिक पार्टी के कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप। उनके चुनावी कैंपेन की मुख्य थीम थी अमेरिकी श्रेष्ठता, माइग्रेंट्स का विरोध और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। इस पॉलिटिक्स ने अमेरिका में दो फाड़ कर दिया। लिबरल वर्ग ट्रंप को विलेन कहता, दक्षिणपंथी उन्हें अपना हीरो मानते। लिबरल वर्ग ट्रंप पर जितना आक्रामक होता, दक्षिणपंथियों की मुखरता उतनी ही बढ़ती जाती और उनकी इसी सक्रियता का एक नतीजा था प्राउड बॉयज ग्रुप। क्या करता था ये ग्रुप? इनको समझिए फाइट क्लब जैसा पुरुषों का एक ग्रुप। इसमें महिलाओं की एंट्री निषिद्ध थी और इसकी वजह ग्रुप का ये मानना कि हम वो युग लौटाना चाहते हैं जब औरत औरत थी और मर्द मर्द थे। इस ग्रुप की मेंबरशिप की कई रैंक थी। सबसे शुरुआती मेंबरशिप के लिए इसमें सदस्यों को एक शपथ लेनी होती थी और उसका मजमून होता था कि मैं एक वेस्टर्न शोविनिस्ट हूं और इस आधुनिक विश्व के निर्माण के लिए कोई मुझसे ये उम्मीद ना करे कि मैं माफी मांगूंगा। आपने अभी एक शब्द सुना, शोविनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? पुरुष श्रेष्ठतावादी व्यक्ति। लेकिन इस ग्रुप के संदर्भ में इसमें अंधराष्ट्रवाद और भी दूसरी चीजें जुड़ जाती हैं। ये कसम प्राइमरी मेंबरशिप की शर्त थी। इससे ऊपरी दर्जे की मेंबरशिप के लिए सदस्य को दो काम करने होते थे। पहला, हस्तमैथुन छोड़ना और दूसरा, ग्रुप के बाकी सदस्यों से कुछ मिनट तक चुपचाप पिटना। तीसरे लेवल की मेंबरशिप के लिए शरीर पर प्राउड बॉयज का टैटू गुदवाना पड़ता था।
ये तो मेंबरशिप की शर्तें हो गई। अब कुछ पॉइंट्स के जरिए हम आपको इस ग्रुप की विचारधारा का मुख्य दायरा बता देते हैं। पहला, पुरुष अधिकारों की वकालत। दूसरा, ट्रंप का सपोर्ट। तीसरा, मुस्लिमों, यहूदियों और समलैंगिकों से नफरत। चौथा, ये मानना कि हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार नहीं कराया। और पांचवा, महिला और पुरुष की बराबरी के सिद्धांत को ईसाई धर्म के खिलाफ रची गई साजिश बताना। इसके अलावा महिलाओं को काबू करने के लिए रेप जैसे तरीकों की तरफदारी भी होती थी और सिद्धांतों के नाम पर हिंसा को जरूरी भी ठहराया जाता था। कहा जाता था कि इसी से समाधान निकलेगा। अब थोड़ा सा विषयांतर करते हैं। एक दिलचस्प आयरनी जान लीजिए। ये ग्रुप समलैंगिकों और यहूदियों से नफरत करता था, पर शायद ये नहीं जानता था कि जिस गाने से उन्होंने अपना नाम चुना उसके गीतकार हावर्ड एशमैन यहूदी भी थे और समलैंगिक भी। खैर, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2016 में चुनाव जीतकर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। जैसे जैसे उनका कार्यकाल बढ़ा, प्राउड बॉयज की गतिविधियां भी बढ़ती गईं। ये ज्यादा उग्र और हिंसक हो गया। इसके सदस्य सोशल मीडिया पर धुर दक्षिणपंथी लीडर्स को प्रमोट करते, उनका बचाव करते। इतना ही नहीं, उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए बॉडीगार्ड सर्विस भी देते। इस ग्रुप की सिक्योरिटी सर्विस के एक कुख्यात क्लाइंट थे रॉजर स्टोन। ये महाशय ट्रंप के सलाहकार रहे थे। इन पर रूसी हैकर्स द्वारा चुराए गए डेमोक्रेटिक पार्टी के ईमेल्स विकीलीक्स को देने का केस भी चला था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही उनके विरोधी उग्र लेफ्ट खेमे की भी सक्रियता बढ़ी। इसमें एक बड़ा किरदार था एंटीफा का। 90 के दशक में बना ये फासिस्ट विरोधी संगठन बरसों से कुछ शांत पड़ा था, लेकिन ट्रंप कार्यकाल में जब दक्षिणपंथी लामबंद हुए तो ये वामपंथी भी एंटीफा के मोर्चे के तले एक्टिव हो गए। ये भी जगह जगह रैलियां करने लगे। इन रैलियों के जवाब में दक्षिणपंथी भी रैली बुलाते और दोनों गुट के लोग कई बार विरोधी ग्रुप की रैली को हाईजैक करने पहुंचते और ऐसे मौकों पर दोनों तरफ के लोगों में जोरदार हिंसा भी होती। ऐसी एक चर्चित घटना हुई थी 2017 में। इस बरस अगस्त महीने की 11 और 12 तारीख को वर्जीनिया स्थित शार्लेट्सविल नाम के शहर में एक रैली हुई। इसका नाम था यूनाइट द राइट, मतलब दक्षिणपंथियों को संगठित करो। ये प्राउड बॉयज द्वारा आयोजित पहली बड़ी रैली थी। हफ्तों से सोशल मीडिया के सीक्रेट ग्रुप पर इस रैली का गुपचुप प्रचार किया जा रहा था। दूर दूर से दक्षिणपंथी और फासिस्ट विचारधारा वाले अमरीकी इस रैली में हिस्सा लेने आए। आयोजन की खबर एंटीफा को भी थी। ये लोग भी विरोध करने के लिए रैली में पहुंच गए। माहौल भड़का और दोनों गुटों में खूब हिंसा हुई। कईयों के सर फूटे, एक की जान भी गई। रैली की मॉनिटरिंग कर रहा पुलिस का एक हेलीकॉप्टर भी इसमें क्रैश हुआ और 2 पुलिस अधिकारी मारे गए। इस घटना ने प्राउड बॉयज को काफी सुर्खियां दिलाईं। बाद के महीनों में भी ये अमेरिका के अलग अलग शहरों में ऐसी ही रैलियां करते रहे। ऐसा ही एक कार्यक्रम अक्टूबर 2018 में भी हुआ था मैनहट्टन में, जहां ग्रुप के फाउंडर गेविन एक विशेष रूप धरकर पहुंचे थे। उन्होंने भेष धरा था ओतोयो यामागुची नाम के एक जापानी का। अब ये ओतोया कौन है? ये एक कुख्यात दक्षिणपंथी था। अक्टूबर 1960 में उसने जापान के एक समाजवादी नेता इनेजिरो असानुमा की हत्या कर दी थी। गेविन जैसे कई कट्टरपंथी आज भी ओतोया को अपना हीरो मानते हैं। इस मैनहट्टन इवेंट में गेविन ने खूब जोरदार भाषण दिया। वहां मौजूद एंटीफा के कुछ लोगों की तरफ लकड़ी की तलवार भी भांजी और उनकी इस हरकत से प्राउड बॉयज के बाकी लोग उकसावे में आ गए और उनमें से कुछ ने एंटीफा प्रोटेस्टर्स पर हमला कर दिया। इस घटना में खूब हिंसा हुई। पुलिस ने कार्रवाई की और प्राउड बॉयज के 10 सदस्यों पर केस दर्ज किया। इनमें से 2 को 4-4 साल की कैद हुई और इसके बाद गेविन ने भी खुद को प्राउड बॉयज से अलग कर लिया। कहा कि उनका इस ग्रुप से कोई वास्ता नहीं। मैनहट्टन की इस हिंसा के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने प्राउड बॉयज पर और भी फोकस करना शुरू किया। नवंबर 2018 में खबर आई कि FBI ने इस ग्रुप को कट्टरपंथी संगठन की कैटेगरी में डाल दिया। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां प्राउड बॉयज पर वार्निंग जारी कर रही थी, दूसरी तरफ जो राष्ट्र के अधिपति थे, राष्ट्रपति थे ट्रंप, वो लगातार इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। ग्रुप द्वारा की गई हिंसा के बावजूद ट्रंप बचाव करते हुए कहते कि गलती प्राउड बॉयज की नहीं है, असल दोषी एंटीफा जैसे संगठन है। ट्रंप द्वारा मिले इस प्रश्रय का सबसे खतरनाक रूप सामने आया 6 जनवरी 2021 को। इस रोज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में बड़ा दंगा हुआ। सैकड़ों ट्रंप सपोर्टर्स ने मिलकर कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया। खूब हिंसा हुई। इस हिंसा के पीछे जिन कट्टरपंथी संगठनों का हाथ है उनमें सबसे प्रमुख है प्राउड बॉयज। सुरक्षा एजेंसियां अब तक इस ग्रुप के कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इन पर हिंसा भड़काने और संसद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। ग्रुप से जुड़े कुछ आरोपियों के पास बम बनाने से जुड़े वीडियो भी मिले हैं। अगर इन लोगों पर लगे आरोप सही साबित हुए तो उन्हें 20 साल तक की जेल हो सकती है। अब सवाल उठता है,
प्राउड बॉयज की ये हिस्ट्री हम आपको आज क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि इनसे जुड़ा एक बड़ा अपडेट अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा से आया है। 4 फरवरी को कनाडा ने इस ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई की, इसे आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया। अब प्राउड बॉयज कनाडा के लिए अल कायदा, IS और अल शबाब जैसा ही एक आतंकी संगठन है। इस फैसले का ऐलान किया कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल ब्लेयर ने। उन्होंने कहा कि प्राउड बॉयज की टेरर एक्टिविटी से जुड़ी पुख्ता जानकारी हमारे पास है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये कनाडा की घरेलू सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया। इस फैसले का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कनाडा की पुलिस अब इस ग्रुप और इसके सदस्यों की संपत्ति जब्त कर सकती है, बैंक खाते सील कर सकती है। अगर किसी शख्स ने इस ग्रुप की मदद की तो कनाडा उसे भी क्रिमिनल मानेगा। ऐसे लोगों को आतंकवाद में भागीदार समझा जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्राउड बॉयज से जुड़े लोग कनाडा में एंट्री भी नहीं पा सकेंगे। प्राउड बॉयज इकलौता दक्षिणपंथी संगठन नहीं है जिस पर कनाडा ने अभी कार्रवाई की हो। एटम वॉर्फेन डिवीजन और द बेस, इन दोनों अमेरिकी नाजी संगठनों पर भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर 13 संगठन हैं जिनके नाम टेरर लिस्ट में डालने पर फैसला हुआ है। इस बारे में ऐलान करते हुए बिल ब्लेयर ने कहा कि ये संगठन केवल अमेरिका में सक्रिय नहीं है, कनाडा समेत दुनिया के कई हिस्सों में ये एक्टिव हैं। ये हिंसा करते हैं, नस्लवाद भड़काते हैं, मुस्लिमों, यहूदियों, महिलाओं और समलैंगिकों के प्रति द्वेष पैदा करते हैं। कनाडा पहला देश है जिसने प्राउड बॉयज को आतंकवादी संगठन माना। क्या इसके पीछे 6 जनवरी को अमेरिका में हुई हिंसा ही इकलौती वजह है? जवाब है नहीं। कनाडा के मुताबिक उसकी खुफिया एजेंसियों के पास प्राउड बॉयज से जुड़ी कई अलार्मिंग जानकारियां थीं। इनके आधार पर ही ये सम्यक कार्रवाई की गई। कनाडा के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस की भी प्रतिक्रिया आई। उसने कहा कि अमेरिकी सरकार भी प्राउड बॉयज की समीक्षा कर रही है। मुमकिन है कि जल्द ही अमेरिका भी प्राउड बॉयज जैसे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट संगठनों पर कोई नया कानून लाए। आप पूछ सकते हैं, प्राउड बॉयज तो अमेरिकी संगठन है, उसे प्रतिबंधित करने की कनाडा को जरूरत क्या पड़ी? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में कनाडा के भीतर हिंसक दक्षिणपंथ काफी बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इनका अमेरिका और यूरोप के कट्टरपंथियों से भी कनेक्शन है। ऐसी भी जानकारी है कि अमेरिका यूरोप के दक्षिणपंथी ग्रुप कनाडाई कट्टरपंथियों के साथ ट्रांसनेशनल गठबंधन बना रहे हैं। इसलिए बीते कुछ महीनों से कनाडा ने अमेरिका और यूरोप के राइट विंग पर अपना फोकस बढ़ाया। जाते जाते प्राउड बॉयज का एक कैनेडियन कनेक्शन भी जान लीजिए। इस ग्रुप के फाउंडर गेविन मैकिन्नेस का नाम आपको याद होगा। वो भी कनाडा के ही नागरिक हैं। शायद ये भी एक वजह है कि कनाडा को अपने यहाँ प्राउड बॉयज का असर बढ़ने की इतनी चिंता है। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुन लेते हैं। पहली सुर्खी म्यांमार से है। यहाँ लोग फेसबुक नहीं चला पा रहे, वजह वहां हुआ तख्ता पलट। फेसबुक म्यांमार का सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया नेटवर्क है। हालिया तख्ता पलट के बाद वहां जनता ने सविनय अवज्ञा जैसा मूवमेंट शुरू किया। इसकी प्लानिंग का सबसे मुख्य औजार बना फेसबुक। इसी पर हुए कोऑर्डिनेशन का नतीजा दिखा 3 फरवरी को। पहले सुबह के वक्त देश के सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी एक साथ छुट्टी पर गए, फिर शाम को लोग एक तय समय पर अपनी बालकनियों में खड़े होकर बर्तन पीटते दिखे। इस कोऑर्डिनेटेड विरोध को दबाने के लिए सेना ने फेसबुक ब्लॉक करवा दिया। दूसरी सुर्खी ताइवान से। 4 फरवरी को अमेरिकी नौसेना ने यहां अपना एक वॉरशिप भेजा ताइवान जलसंधि में। यह जलसंधि ताइवान और चीन को अलग करती है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार कोई अमेरिकी जहाज इस जलसंधि में पहुंचा है। अमेरिका की यह कार्रवाई चीन के लिए उसका टिट फॉर टैट है। कुछ रोज पहले चीन ने उसे धमकाने के लिए ताइवान में अपने लड़ाकू विमान उड़ाए थे। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करके वो बाइडेन प्रशासन को पहले ही ताइवान पर आगाह कर देगा, लेकिन चीन की ये उम्मीदें फिलहाल तो चिंदी चिंदी दिख रही हैं। तीसरी सुर्खी जापान से है। यहाँ टोक्यो ओलंपिक की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं योशिरो मोरी। उन्हें अपनी एक महिला विरोधी टिप्पणी पर माफी मांगनी पड़ी। हुआ यह कि 3 फरवरी को ओलंपिक बोर्ड की मीटिंग हुई। इसमें मोरी से पूछा गया कि ओलंपिक कमेटी में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं, और इस पर उनका जवाब था, महिलाएं मीटिंग में बहुत बोलती हैं। महिला मेंबर्स में एक दूसरे से ज्यादा बोलने की होड़ रहती है। ऐसे में अगर उनकी संख्या बढ़ी तो मीटिंग लंबी चलेंगी। मोरी की यह टिप्पणी लीक हो गई, हंगामा हुआ और मजबूरन उन्हें माफी मांगनी पड़ी। हमारे चारों तरफ महिलाओं को लेकर या दूसरे वर्गों को लेकर इस तरह के कितने स्टीरियोटाइप, कितने झूठ फैले रहते हैं। आप बताइए, आपके इर्द गिर्द कौन सा स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करता है? आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना भरपूर ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था,
हो नहीं पाया और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़ कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।